जैसे निःशुल्क निदान सेवाएं, निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं, सहाय सार्वभौमिक नेत्र स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम सुनेत्र, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल पहल बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, शहरी पीएमसीएच सीएचसी में विशेषज्ञ सेवा, आम क्लिनिक, सहायक सेवाओं, निर्मल का सशक्ति, आशा मातृत्व योजना, रक्त विकार रोगियों को परिवहन सहायता, आशा कल्याण योजना, नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, व्यापक कैंसर केयर कार्यक्रम, टीबी रोगियों को पोषण सहायता, प्रसव रोगियों और बीमार शिशुओं को ड्रॉप बैंक सहायता, सभी ने हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के कुशल और परिणामोक प्रदर्शन में योगदान दिया है। मेरी सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के गंभीर मामलों और उपचार के लिए 796 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया, जिसमें प्रति परिवार को 5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य आश्वासन और महिला सदस्यों के लिए अतिरिक्त 5 लाख शामिल है। PSKY का लाभ उड़ीसा में अब 96.5 लाख परिवारों के 3.5 करोड़ लोगों तक फैल गया है। 1 सितंबर 2021 से BSKY स्मार्ट हेल्थ कार्ड लॉन्च होने के बाद 17.64 लाख से अधिक लाभार्थियों ने 3,958 करोड़ की स्वास्थ्य सहायता का लाभ उठाया। मेरी सरकार ने हाल में ही नियमित सरकारी कर्मचारी, सरकारी पेंशन भोगियों और आयकर दाताओं को छोड़कर सभी ग्रामीण परिवारों के लिए BSKY नवीन कार्ड शुरू की है, जो वर्तमान में BSKY के अंतर्गत नहीं आते। वे कार्ड के लिए पात्र हैं और पैनल में कैशलेस कवरेज प्राप्त करने के लिए योग्य है। 1 मई 2024 से चिन्हित गंभीर बीमारियों के लिए प्रति परिवार 5 लाख प्रति वर्ष और परिवार की महिला सदस्यों के लिए अतिरिक्त 5 लाख के कैशलेस इलाज के लिए राज्य के अंदर और बाहर दोनों निजी अस्पतालों में सुविधा दी गई है। मैं 2023 के दौरान अपनी अभिनव मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना और दुर्गम अंचल में मलेरिया निराकरण दमन पहल के लिए 3 स्कोच नामांकन प्राप्त करने के लिए अपनी सरकार की सराहना करता हूं। मेरी सरकार ने 750 करोड़ के व्यय के साथ 9 महीने की रिकॉर्ड अवधि में 149 स्वास्थ्य सुविधाओं का कायाकल्प करने के लक्ष्य के साथ आम अस्पताल योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप जिला अस्पतालों और जिला मुख्यालय अस्पतालों में शारीरिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, बुनियादी रोगी सुविधाएं और सेवा वितरण प्रणाली को उन्नत किया गया है। पिछले 6 वर्षों के दौरान मेरी सरकार ने कोरापुट, बारीपदा, बालेश्वर, बलांगीर, पुरी, केवंझर, सुंदरगढ़ और कालाहांडी में 8 नए मेडिकल कॉलेज और 2 नए पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान यानी आचार्य हरिहर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर, कटक और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड कैपिटल हॉस्पिटल भुवनेश्वर की स्थापना और कटक, ब्रह्मपुर और बुर्ला में 3 पुराने पूर्व मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य संस्थानों में बदल रहा है। मेरी सरकार पात्रता आधारित दृष्टिकोण पर उचित ध्यान देने के साथ एक व्यापक और सुनिश्चित गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार उड़ीसा को एक मॉडल राज्य और स्वास्थ्य देखभाल राज्य में गंतव्य में बदल दिया गया है, जिससे सुरक्षित उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच के लिए सार्वभौमिकता सुनिश्चित होगी। खास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार प्राथमिक घरेलू श्रेणी के अधीन समाज के कमजोर और संवेदनशील लोगों को रियायत दर पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है, जिन्हें प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम चावल निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम चावल भी मुफ्त मिल रहा है। वर्तमान में मेरी सरकार 30 जिलों में 12,068 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 2.88 करोड़ प्राथमिकता वाले घरेलू लाभार्थियों और 12.54 लाख AAY परिवारों के बीच NFRSA के तहत 1.87 लाख मीट्रिक टन का केंद्रीय आवंटन वितरित कर रही है। इसके अलावा मेरी सरकार अक्टूबर 2018 से अपनी स्वयं की राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू कर रही है और अब तक 3.15 लाख NFSA से पात्रता योग वंचित परिवारों
के 9.97 लाख व्यक्तियों को इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया गया। मेरी सरकार ने धान खरीद अभियान को बढ़ाने में तेजी से प्रगति की है। खरीफ विपणन सीजन 2022-23 के दौरान मेरी सरकार ने 17.11 लाख किसानों से 79.16 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, जिससे उड़ीसा देश में शीर्ष धान खरीदने वाला राज्य बन गया। अब उड़ीसा एक अधिशेष खाद्यान्न राज्य है। अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा यह केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का महत्वपूर्ण योगदान देता है। मेरी सरकार खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए धान की फसल की सत्यापन के लिए सभी 30 धान खरीद जिलों में सैटेलाइट इजमेरी का प्रयोग कर रही है। मेरी सरकार सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण राज्य की 40% हिस्सेदारी के साथ राज्य में सफलतापूर्वक लागू की गई है। मेरी सरकार की बिजू पक्का घर योजना, निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना और मोर घर योजना सभी के लिए आश्रय सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से लागू की गई है। उड़ीसा ने 2014-15 के बाद से 34.24 लाख पक्के मकानों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है, जिससे ग्रामीण आवास में यह देश का अग्रणी राज्य बन गया है। बीपीजीवाई लाभार्थियों को उनके घरों को शीघ्र पूरा करने के प्रोत्साहन प्रदान करने की अभिनव प्रथा ने देश में एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित किया है और अब तक राज्य में 8.42 लाख लाभार्थियों को उनके घरों को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 1387 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। पहले से नियमित पक्के मकानों की स्थिरता लाभार्थी परिवारों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है और इसे ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने किसी भी सरकारी योजना में पहले से नियमित मकानों के लिए अवधिक मकान मरम्मत अनुदान की अनुमति दी है और मरम्मत के लिए 27.28 लाख परिवारों को 819 करोड़ की सहायता दी है। मेरी सरकार से कि क्रेडिट लिंक हाउसिंग योजना मोर घर में हाल ही में ग्रामीण उड़ीसा के निम्न और निम्न मध्यम वर्ग के लाभार्थियों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की है। ग्रामीण उड़ीसा को विकसित करने और विकास में तेजी लाने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और ग्रामीण उड़ीसा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए कदम उठाने के लिए मेरी सरकार ने नई पहल आम उड़ीसा नवीन उड़ीसा शुरू की है, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत 50 लाख की राशि का हकदार है। मेरी सरकार द्वारा 3,397 करोड़ की कुल 90,650 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। जियो टैगिंग के साथ पहल की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक नागरिक केंद्रित समर्पित वेब आधारित MSIS प्रणाली और एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया और इसके क्रियान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ANO के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा सुनिश्चित की गई है। शहरों के निर्माण और रख रखाव में झुग्गी झोपड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका को प्राथमिकता देते हुए मेरी सरकार भूमि अधिकार प्रदान करने और झुग्गियों को आदर्श कॉलोनी में बदलने के लिए जगह मिशन लागू कर रही है। अब तक 2.40 लाख से अधिक झुग्गी झोपड़ी वाले परिवार को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। गंदी बस्तियों को रहने योग्य आवास में बदलने के लिए मेरी सरकार तेजी से गंदी बस्तियों को बाकी शहरों के समान आवश्यक बुनियादी ढांचे, सुविधाएं और सेवाओं के साथ आदर्श कॉलोनी में बदल रही है। अब तक 1,364 गंदी बस्तियों को आदर्श कॉलोनी के रूप में उन्नत किया जा चुका है। 10 शहर पहले ही स्लम मुक्त शहर का दर्जा हासिल कर चुके। उड़ीसा दिसंबर 2024 तक सभी ULB में स्लम मुक्त स्थिति हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरी सरकार राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में कल्याण मंडपों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में 10-10 नगर निगम, 4-4 नगर पालिकाएँ और 2 अधिसूचित क्षेत्र परिषदों के साथ लगभग 400 कल्याण मंडपों का निर्माण किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में नागरिक केंद्रित मोटर योग सड़कों के निर्माण के लिए 115 ULB में 1200 किलोमीटर की चिन्हित कच्ची सड़कों को पक्के सड़क में परिवर्तित किया जाएगा। शहरी उड़ीसा में जल निकायों को पुनर्जीवित करने और सार्वजनिक सुविधाएं बनाने के लिए आम पोखरी पहल के तहत मिशन शक्ति ACG के साथ साझेदारी में प्राकृतिक आधारित उपचार को अपनाकर 2000 से अधिक
बड़े जल निकायों को बदल दिया जाएगा। मेरी सरकार के जगह मिशन दुनिया के सबसे बड़े स्लम भूमि को अधिकार और उन्नयन कार्यक्रम ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है कि स्लम मुद्दों को हल करने का तरीका बेदखली नहीं है। मेरी सरकार की जगह मिशन दुनिया के सबसे बड़े स्लम भूमि अधिकार और उन्नयन कार्यक्रम ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है कि स्लम मुद्दों को हल करने का तरीका बेदखली नहीं है, बल्कि 2019 और 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास पुरस्कार जीतकर राज्य ने सशक्तिकरण का परिचय दिया है। शहरों को स्लम मुक्त बनाने के लिए मेरी सरकार ठोस कदम उठा रही है ताकि हर परिवार के लिए सभ्य जीवन की सुविधा प्रदान करने के बजाय नई स्लम बस्तियों के निर्माण को सक्रिय रूप से रोका जा सके। सभी ग्रामीण बस्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। 2025 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाया जा रहा है। वर्तमान में 14,277 जल आपूर्ति परियोजनाएं और 5.6 लाख ट्यूबवेलों और स्वच्छता कुआं, 12,683 सौर ऊर्जा डुअल पंप और 2,384 सौर पाइप जल आपूर्ति परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण घरों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। अब तक राज्य के 69% ग्रामीण घरों, 68% स्कूलों, 59% आंगनबाड़ी केंद्रों और सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों में पेयजल नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रत्येक शहरी परिवार को पाइप जल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में भारी निवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी 5 नगर निगम भुवनेश्वर, कटक, ब्रह्मपुर, संबलपुर और राउरकेला सहित 109 शहर शामिल है। राउरकेला ने 100% घरों में जल कनेक्शन हासिल कर लिया और शेष 6 शहर मार्च 2024 तक 100% घरों को कवर कर लेंगे। मेरी सरकार न्यूयॉर्क, टोक्यो, सिंगापुर और लंदन जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहरों के बराबर जल आपूर्ति सेवा मानकों को बनाए रखने के लिए ड्रिंक फॉर टैप मिशन लागू कर रही है। पुरी और गोपालपुर यह गौरव हासिल करने वाले भारत के पहले और दूसरे शहर बन गए हैं। 24 शहरों में ड्रिंक फॉर टैप गुणवत्तापूर्ण जल आपूर्ति का लाभ 23 लाख लोगों को मिल रहा है। मनरेगा के तहत 2022-23 के दौरान 33.38 लाख परिवारों को रोजगार और 4.18 लाख परिवारों को 100 दिनों का काम प्रदान करते हुए 18.53 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए। महिला कार्यबल की भागीदारी 2021-22 में 46.1% से बढ़कर 2022-23 में 48 हो गई है। मेरी सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर प्रवासी श्रमिकों को ट्रैक करने, अंतर्राज्य समन्वय को मजबूत करने और विभिन्न आजीविका पहलों और कल्याणकारी योजनाओं से उनका जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य के 14 प्रवासनों संभावित जिलों में एक राज्य कार्य योजना लागू कर रही है, जिसमें एक देयमुक्त श्रमिक सहायता हेल्पलाइन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नई दिल्ली में उड़िया प्रवासी श्रमिक हेल्प डेस्क चालू हो गई है और संकट में फंसे उड़िया प्रवासी श्रमिकों के लिए संपर्क के पहले बिंदु के रूप में कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए मंजूरी दी गई है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। 14 प्रवास प्रवण जिलों में जिला स्तर बलांगीर, बरगढ़, कालांडी और नुआपाड़ा के 20 ब्लॉकों के 290 ग्राम पंचायतों में प्रवासी श्रमिकों का घरेलू सर्वेक्षण आयोजित करना, संकटपूर्ण प्रवासन में कमी के लिए विशेष पैकेज में 1 वर्ष में 300 दिनों के लिए मनरेगा के तहत रोजगार और बलांगीर, बरगढ़, कालाहांडी और नुआपाड़ा जिलों के 20 ब्लॉकों में अकुशल मनरेगा श्रमिकों को पारस्परिक आधुनिक न्यूनतम मजदूरी के लिए बराबर किया गया है। मेरी सरकार द्वारा बाल श्रम प्रथा उन्मूलन के लिए जागरूकता पैदा करने, बच्चों से संबंधित प्रासंगिक कानून अधिनियमों को सख्ती से लागू करने, बाल श्रम के बचाव और बचाए गए बच्चों की शिक्षा और कौशल विकास का प्रावधान, उचित पुनर्वास के लिए 9 सरकारी विभागों के साथ मिलकर एक राज्य कार्य योजना लागू की जा रही है। पिछले 5 वर्षों के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों और संगठनों से 504 बाल और किशोर मजदूरों को बचाया गया। मेरी सरकार ने पिछले 5 वर्ष की अवधि तक 40.68 लाख निर्माण श्रमिकों को उड़ीसा भवन
और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत किया गया। 13.25 लाख पात्रता लाभार्थियों को 2146.64 करोड़ रुपए के लाभ वितरित किए गए। 3267.85 करोड़ रुपये प्रारंभ से ही लाभार्थियों को वितरित किया गया है। राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के और हितधारकों के लिए व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए मेरी सरकार ने राज्य में संकट मुक्त निवेश आकर्षित करने के लिए कुछ श्रम कानूनों में संशोधन आदि के साथ नई योजनाओं की शुरुआत, केंद्रीय निरीक्षण समन्वय समूह निरीक्षण प्रणाली को अपनाने जैसे सुधार किए हैं। हमारे सामाजिक, आर्थिक और विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाने में हमारे श्रमिकों की अपरिहार्य भूमिका है। मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण में उसके अमूल्य योगदान से पूरी तरह अवगत है और कई उपायों के माध्यम से उनकी गरिमा और स्वास्थ्य की रक्षा करने, उनके समावेशी तथा समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अपने संकल्प को नवीनीकृत करेगी। 5T गवर्नेंस पहल के तहत मेरी सरकार शहरी गरीबों के लिए मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान मुक्ता और शहरी वेतन रोजगार योजना लागू की है, जिससे मिशन शक्ति, SAG और स्लम निवासियों का संघ को शामिल करते हुए सामुदायिक भागीदारी मॉडल के माध्यम से राज्य के 115 ULB में लागू किया गया। मुक्ता के तहत वर्तमान में 1000 करोड़ के निवेश वाली 60,000 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। स्कूली शिक्षा परिस्थिति तंत्र को बदलना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। मेरी सरकार एक अभूतपूर्व 5T हाई स्कूल रूपांतरण पहल लेकर आई है। हमने कई आकांक्षाओं को जन्म दिया। हमारे राज्य के हाई स्कूल के छात्रों के लिए नए क्षितिज खोले हैं। अब रूपांतरित सरकारी हाई स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक लाइब्रेरी, अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, लड़कियों और लड़कों के लिए अलग उपयोगी शौचालय, सुरक्षित पेयजल का प्रावधान, उन्नत खेल बुनियादी ढांचे और छात्र अनुकूल स्कूल इकोसिस्टम है। आधुनिक शिक्षादान विधियों के साथ एक महत्वाकांक्षी पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को भविष्य के लिए सशक्त बनाना है। पहले 3 चरणों में राज्य भर में 6,872 हाई स्कूल को 5T हाई स्कूल रूपांतर कार्यक्रम के तहत 3,411 करोड़ की लागत के साथ बदल दिया गया है और चौथे चरण के तहत अन्य 1,798 हाई स्कूलों को 982 करोड़ की लागत से लिया गया। मेरी सरकार ने कोरापुट जिले के कोटिया ग्राम पंचायत में एक विशेष OAB सहित ब्लॉक स्तर पर उड़ीसा आदर्श विद्यालय OB के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए गए। 190 OAB को वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं में अपग्रेड किया गया है। भुवनेश्वर में पूरी तरह से आवासीय आइकोनिक OAB शैक्षणिक संस्थान 2022-23 से 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए 1,000 छात्रों की कुल प्रवेश क्षमता के साथ कार्य कर रहा है। शैक्षणिक वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक OAB में छात्रों के नामांकन में 5 गुना वृद्धि देखी गई है। मेरी सरकार का मोह स्कूल अभियान देश में सबसे बड़े पूर्व छात्र योगदान कार्यक्रमों में से एक बन गया है। 6 साल की छोटी सी अवधि में यह 8,476 हाई स्कूलों और 44,543 प्रारंभिक स्कूलों से जुड़ने में सक्षम हो गया है। 30 लाख से अधिक पूर्व छात्र समुदाय के सदस्य मोह स्कूल अभियान में शामिल हुए हैं। 8.29 लाख पूर्व छात्र पहले से मेरी सरकार की इस अनूठी पहल में सहयोग कर चुके हैं और 219 करोड़ का योगदान दे चुके हैं। रुपया 219 करोड़ का योगदान दे चुके हैं। दानदाताओं के योगदान की बराबरी करने के लिए मेरी सरकार ने स्कूलों के शैक्षणिक परिस्थिति के तंत्र के समग्र विकास के लिए 437 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया। मेरी सरकार ने ST और SC छात्रों के समग्री विकास के लिए 1,736 स्कूलों और 5,834 छात्रावासों के माध्यम से 5.38 लाख ST और SC छात्रों को आवासीय विद्यालयों की सुविधा प्रदान की है। 14.86 लाख छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और लगभग 6.67 लाख छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पहले वितरित की जा चुकी है। ST और SC छात्रों को सर्वोत्तम शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने शहरी अंग्रेजी माध्यम शिक्षा पहल अन्वेषा शुरू की है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग 3,900 छात्रों को आवास प्रदान करने के लिए आकांक्षा पहल के तहत
भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और संबलपुर और राउरकेला में 8 शहरी छात्रावास परिसर बनाए गए हैं। उस शिक्षा के बारे में मेरी सरकार का दृष्टिकोण इसके क्रियान्वयन में पहुंच, समानता और समावेशिता के मुद्दों को सर्वोपरि रखते हुए इसके सभी पहलुओं में उत्कर्ष प्राप्त करने पर आधारित है। मेरी सरकार सभी जिलों में उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक पूंजी ढांचा प्रदान करने और राज्य में उभरते छात्रों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए योजना लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2 स्वास्थ्य कॉलेज, विक्रमदेव स्वास्थ्य कॉलेज जयपुर और धरणीधर स्वास्थ्य कॉलेज केवंझर को विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया गया। 2023-24 में 550 से अधिक सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति की गई है और राज्य चयन बोर्ड के माध्यम से गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 1065 अध्यापकों की नियुक्ति के लिए भर्ती का कार्य प्रक्रियाधीन है। मेरी सरकार की योजना मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत 10,000 स्नातक, 5,000 स्नातकोत्तर और 10,000 तकनीकी और व्यावसायिक स्नातकों को क्रमशः 10,000, 15,000 और 20,000 की वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है। व्यास कवि फकीर मोहन छात्रवृत्ति के तहत उड़िया भाषा सम्मान में +2 और +3 पास आउट 1,500 छात्र को 20,000 के एकमुश्त राशि छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। गोबंधु शिक्षा सहायता योजना निराश्रित छात्रों को प्रतिवर्ष 20,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बीजू युवा सशक्तिकरण योजना के तहत लैपटॉप खरीदने के लिए डीबीटी के माध्यम से 15,000 मेधावी +2 पास आउट छात्रों में से प्रत्येक को 30,000 रुपया प्रदान किए जाते हैं। मेरी सरकार गरीब मेधावी छात्रों को देश और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता के लिए 2023-24 तक कलिंग शिक्षा साथी योजना के तहत शैक्षणिक ऋण पर 100% ब्याज छूट प्रदान की है। हमारे युवाओं को भविष्य के कौशल से युक्त कर रोजगार योग बनाने और कुशल जनशक्ति के लिए उद्योग की मांगों को पूरा करने के दोहरे उद्देश्य के साथ मेरी सरकार ने स्किल इन उड़ीसा को हमारे युवाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी ब्रांड बनाने की पहल की है। 2023-24 अभूतपूर्व था, जिसमें कई लक्षित पहलों के साथ युवाओं को कौशल प्रदान करने और रोजगार योग तथा उद्योग के लिए तैयार करने में सकारात्मक परिणाम मिले। अद्वितीय सुदम योजना के माध्यम से मेरी सरकार के हस्तक्षेप के कारण ITI में लड़कियों का नामांकन 2016-17 में 6% से बढ़कर 2023-24 में 31% हो गया है। पॉलिटेक्निक के मामले में 2021-22 में 16% से बढ़कर 2023-24 में 35% हो गया है। इसके साथ ही हमारी सरकार ITI और पॉलिटेक्निक में महिला छात्रों के नामांकन के मामलों में उड़ीसा देश में नंबर 1 स्थान पर है। मेरी सरकार के सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण और समन्वित प्रयासों के माध्यम से सरकारी ITI और पॉलिटेक्निक में प्रवेश लगभग 100% पहुंच गया है। मेरी सरकार की पहल उड़ीसा स्किल कॉन्क्लेव 2023 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1000 से अधिक उद्योग जगत के लीडरों, विविध क्षेत्रीय अनुभव वाले 100 विचारकों और सिंगापुर के एक दल सहित 2000 से अधिक छात्र प्रतिभाओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई। कॉन्क्लेव के दौरान प्रतिष्ठित उद्योगों के साथ 24 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जो वैश्विक मंच पर स्किल्ड इन उड़ीसा ब्रांड की बढ़ती पहचान का परिणाम। उड़ीसा स्किल कॉन्क्लेव 2023 की शानदार सफलता ने एक विचारक लीडर के रूप में हमारी स्थिति को मजबूत किया। हमारी छात्रों को सिंगापुर और दुबई में नौकरियां और इंटर्नशिप मिलने के साथ स्किल इन उड़ीसा वैश्विक स्तर पर पहुंच गया। हमारी डिजिटल स्किलिंग पहल ने इकोनॉमिक टाइम्स और डिजिटल अवार्ड गोल्ड श्रेणी जीता, जबकि हमें ITI एजुकेशन सर्विसेज सिंगापुर द्वारा प्रीमियर पार्टनर के रूप में मान्यता दी गई। इस अनूठे अवसर और मान्यता को आगे बढ़ाते हुए मेरी सरकार कौशल की गुणवत्ता बढ़ाने, जिलों को सशक्त बनाकर कौशल को विकेंद्रीकरण करने, भविष्य के कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कौशल पाठ्यक्रमों का विस्तार करने, शोध और नवाचार पर जोर देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। स्किल इन उड़ीसा भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उड़ीसा को कौशल प्रदान करने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मेरी सरकार का नवोन्मेष से एक प्रक्रिया नूतन उन्नत अभिलाषा नुआ उड़ीसा कौशल विकास नवीन
तकनीकी प्रक्रिया अपनाने के साथ पारंपरिक क्षेत्र को आशानुरूप भविष्य संवारने के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करता है। मेरी सरकार ने उड़ीसा को सफलतापूर्वक देश के अग्रणी खेल स्तरों में से एक के रूप में विकसित किया। 2023 में भुवनेश्वर ने फीफा क्वालिफायर और इंटरकंटिनेंटल ग्रुप की मेजबानी की है, जिससे फुटबॉल बिरादरी से काफ़ी सराहना और प्रशंसा मिली। गौर मतलब है कि AIFF फीफा टैलेंट अकादमी एक विश्व स्तरीय फुटबॉल अकादमी उड़ीसा फुटबॉल अकादमी भुवनेश्वर में स्थापित की गई है, जो भारत में फुटबॉल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल है और राष्ट्रीय टीमों के लिए युवा प्रतिभाओं का पोषण करेगी। उड़ीसा ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 100 उड़ीसा मास्टर्स 2023 की भी मेजबानी की है, जो 2017 की एशियाई एथलीट चैंपियनशिप के बाद सबसे बड़ा खेल आयोजन है, जिसमें 27 देशों के 300 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में देश के सर्वश्रेष्ठ तैराकों की काफ़ी भागीदारी देखी गई। मेरी सरकार ने भारत का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा इंडोर एथलेटिक केंद्र और कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में एक इंडोर जलीय केंद्र स्थापित करके एक मानदंड स्थापित किया। हाई परफॉर्मेंस मॉडल की भारी सफलता के साथ उड़ीसा ने अपनी सफलता में कुछ और विषयों जिम्नास्टिक, हॉकी, खो खो, तीरंदाजी और सपोर्ट क्लाइंग बिट को जोड़ा। हमारे एथलीटों का प्रदर्शन प्रशंसनीय है। हमने 2023 के राष्ट्रीय खेलों में अपनी पदक संख्या दोगुनी कर दी है। किशोर जैना ने एशियाई खेलों में रजत पदक जीता। हमारी पुरुष और महिला हॉकी टीम ने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता, जबकि प्रमोद भगत ने एशियाई पैरा खेलों में एक स्वर्ण पदक सहित 3 पदक जीते। इस बार उड़ीसा ने प्रो शतरंज TA उड़ीसा टेबल टेनिस अकादमी प्रारंभ की है, जो मूलभूत स्तर से विशिष्ट स्तर तक खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपने तरीके से अद्वितीय है। मेरी सरकार ने राज्य में शहरी क्षेत्रों में 90 बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम, सिंथेटिक टर्फ वाले 20 से अधिक हॉकी प्रशिक्षण केंद्र, 12 तैराकी प्रशिक्षण केंद्र, लगभग 50 भारोत्तोलन प्रशिक्षण केंद्र, फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र, जिम्नास्टिक प्रशिक्षण केंद्र और टेबल टेनिस केंद्र पूरे किए हैं। राउरकेला, पुरी, ब्रह्मपुर, जयपुर, झारसुगुड़ा, जाजपुर और केजौर जैसे शहरों में क्षेत्रीय खेल परिसर में भी बड़े पैमाने पर बन रहे हैं। खेलों में बड़े पैमाने पर निवेश के मामले में उड़ीसा देश में अग्रणी है, जिससे आने वाले देशों में देश को लाभांश मिलेगा। मेरी सरकार के ठोस प्रयासों के कारण हमारी एथलेटिक्स के लिए उत्साहजनक अवधि रही है, जो विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में उड़ीसा देश के लिए चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेरी सरकार जब महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग और वंचित के समग्र विकास के लिए कई योजना कार्यक्रम पहल लागू की है। मेरी सरकार बच्चों के अधिकारों, महिलाओं के सशक्तिकरण और दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। 99.07% लाभार्थियों का आधार सत्यापन करने और पिछले 5 महीनों से राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 स्थान पर रहने का मेरी सरकार का प्रयास प्रशंसनीय है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाले माताओं को आंशिक वेतन मुआवजा प्रदान करने की मेरी सरकार की अभिनव ममता योजना ने अब तक 59.40 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया है और DBT के माध्यम से उनके खातों में 2,867 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 2023 से 2028 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 3,355 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मेरी सरकार राज्य भर में क्रियान्वित की जा रही मौजूद योजनाओं के अलावा नई पहल मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोर लड़कियों, गंभीर तीव्र कुपोषण और मध्यम तीव्र कुपोषण और 6 वर्ष से कम उम्र के गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों की देखभाल कर पोषण संबंधी परिणामों को बदलना। पूर्ण आहार के तहत गंभीर कुपोषण वाले 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों को संवर्धित टेक होम राशन और आवश्यक दवाएं प्रदान की जाती है और अधिक स्वास्थ्य जटिलताओं वाले बच्चों को पुनर्वास केंद्रों में भेजा जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान माता पिता के दोनों के निधन या परिवार में एकमात्र कमाने वाले परिवार के निधन के कारण जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों को आशीर्वाद योजना के तहत लाने की मेरी सरकार की योजना सराहनीय है। इसमें योग्य बच्चों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए वित्तीय सहायता और अन्य अभिसरण सहायता शामिल है, जब तक कि
बच्चा 18 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाता है। अब तक 51,278 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 54.24 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। इसमें 40,885 बच्चों की BSKY के माध्यम से सहायता दी गई है। 42,268 बच्चों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा गया है। 447 बच्चों ने उड़ीसा आदर्श विद्यालयों में दाखिल लिया और 3,364 बच्चों को निजी स्कूलों में अपने पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिली। मेरी सरकार ने संकटग्रस्त महिलाओं की रोकथाम, पुनर्वास, अनुवर्ती कार्रवाई, सहायता और समग्र देखभाल के लिए एक व्यापक पहल नई जागृति योजना शुरू की है। मेरी सरकार ने 10 और 19 वर्ष की लड़कियों और लड़कों दोनों के किशोर सशक्तिकरण के मार्ग में किशोरों के लिए एक योजना अद्विका लागू कर रही है। मेरी सरकार ने 0-3 वर्ष के प्रत्येक बच्चे के सीखने, जीवित रहने, फलने फूलने के सर्वोत्तम हित में प्रारंभिक प्रोत्साहन और उत्तरदायी पालन पोषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए आम कूनी पीला पहल शुरू की है। चूँकि प्रत्येक बच्चे के लिए प्रारंभिक वर्ष मायने रखते हैं, इसलिए इस अनूठी पहल की परिकल्पना राज्य के उपयुक्त आयु वर्ग के 17.64 लाख बच्चों के समग्र विकास की सुनिश्चित करने के लिए की गई है। महिलाओं का सशक्तिकरण उड़ीसा के परिवर्तन के प्रमुख स्तंभों में से एक है। परिवारों, समुदाय और राज्य के भरण पोषण, विकास और परिवर्तन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए मेरी सरकार ने महिला केंद्रित नीतियों कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मिशन शक्ति महिला स्वयं सहायता समूह आंदोलन को बढ़ावा देने वाली मेरी सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें उड़ीसा में 70 लाख सदस्यों के साथ 6 लाख महिला स्वयं सहायता समूह है। जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर मिशन शक्ति SAG फेडरेशन SAG के बीच आजीविका सहायता, सामूहिक विपणन, वित्तीय संबंध और उद्यमिता को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करता है। आय वृद्धि, आजीविका गतिविधियों के लिए SAG को आसान ऋण के लिए राज्य भर के सभी 338 ब्लॉक स्तरीय संघों और 30 जिला स्तरीय महासंघों को प्रति ब्लॉक स्तरीय महासंघ को 50 लाख रुपये और प्रति जिला महासंघ को 1 करोड़ रुपये के दर से रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया गया है। महिलाओं को आजीविका संवर्धन, सामूहिक विपणन और वित्तीय जुड़ाव की दिशा में स्वयं सहायता समूह को अपनी चिंता व्यक्त करने, सुविधा प्रदान करने, नियंत्रण और निगरानी के लिए GP और ICDPS परियोजना स्तर पर SAG फेडरेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक मंच प्रदान कर रहा है। संस्थागत वित्तीय सुविधा के लिए मेरी सरकार द्वारा 2022-23 के दौरान 3.65 लाख SAG को 11,005 करोड़ रुपये का बैंक लीकेज प्रदान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 15,000 करोड़ की राशि के SAG बैंक क्रेडिट लीकेज की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दूरदर्शी पहल ने SAG लीडर्स को अवसरों का पता लगाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्रों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, उनके दायरे को व्यापक बनाने और उनमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य की भावना को बढ़ावा देने में मदद की है। क्षमता निर्माण SAG और उनके संघ को निर्बाध रूप से कार्य करने और प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। SAG संस्थानों को और मजबूत करने के लिए मेरी सरकार द्वारा नेतृत्व विकास, संस्थागत बैंकिंग, वित्तीय प्रबंधन और उद्यमिता प्रोत्साहन पर विभिन्न संघ प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक मिशन शक्ति गृह, 114 ULB के प्रत्येक वार्ड में और एक प्रत्येक ICDS परियोजना स्तर पर ब्लॉक मिशन शक्ति भवन के निर्माण का उद्देश्य नियमित बैठकों, प्रशिक्षणों, भंडारण और SAG उत्पाद की बिक्री और दिन प्रतिदिन की आधिकारिक गतिविधियों के लिए प्रत्येक स्तर पर बुनियादी ढांचागत सहायता प्रदान करता है। सभी जिलों को SAG उत्पादकों की विस्तृत श्रृंखला की बिक्री और प्रदर्शन के लिए साल भर बाजार की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय मिशन शक्ति बाजार स्थापित करने के लिए धन प्रदान किया गया है। SAG को SMI में परिवर्तित करने के लिए मेरी सरकार ने प्रत्येक जिले में SAG उद्यमियों के लिए औद्योगिक पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। मेरी सरकार ने बैंक रहित अल्प बैंकिंग सुविधाओं वाली ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवाओं की लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए महिला SAG और फेडरेशन सदस्यों को बिजनेस कॉस्टफरेंट एजेंट के रूप में कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट के रूप में नियुक्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट के रूप में
318 एसीजी सदस्यों की भागीदारी से ऐसे क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ गई है, जिससे 2022-23 के दौरान 980 करोड़ रुपए का बैंकिंग लेन देन हुआ। मेरी सरकार ने ज़मीनी स्तर पर सरकारी कार्यक्रमों के साथ लाखों महिलाओं की भागीदारी को प्रगाढ़ करने और महिलाओं को अतिरिक्त और अस्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करते हुए सेवाओं की अंतिम मील डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति एसीजी से सरकारी क्षेत्रों में सेवाओं और खरीद के प्रावधानों को मंजूरी दी है। 2019-20 से अब तक एसीजी द्वारा 8,127 करोड़ का सरकारी व्यवसाय उत्पन्न किया गया है। एसीजी 20 सरकारी विभागों से के साथ मिलकर कई अस्थायी आजीविका के अवसर में भी लगे हुए। मिशन शक्ति के तहत उड़ीसा मिलेट्स मिशन के सहयोग से मिलेट आधारित उद्यम अपनी आजीविका गतिविधियों को चलाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है। 2017 से राज्य के 9 आदिवासी बहुल जिलों मयूरभंज, सुंदरगढ़, केओंझर, मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़, गजपति और कंधमाल में विशेष विकास परिषद एचडीसी स्थापित की गई है। ये परिषद विशेष रूप से आदिवासी संस्कृति के संरक्षण, परंपराएं, विरासत और प्रत्येक जनजाति की विशिष्ट पहचान पर ध्यान केंद्रित है। 2023-24 के दौरान मेरी सरकार ने एचडीसी के दायरे में 58 ब्लॉक वाले 14 और जिलों को शामिल किया गया, जिससे कुल 175 ब्लॉक वाले एचडीसी जिलों की कुल संख्या 23 हो गई है। हमारी अनूठी जनजातीय संस्कृति की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को शुरू होने के लिए 2023-24 के दौरान सभी 23 एचडीसी के लिए 399 करोड़ रुपया निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जाति बहुल गांव के एकीकृत विकास के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की जा रही है। अब तक 150 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया जा चुका है। इस योजना के तहत 525 नए गांवों के लिए ग्राम विकास योजना तैयार की गई है। स्वर्ण हिंदू और अनुसूचित जाति के हिंदुओं के बीच अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी सरकार ने प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपया प्रति जोड़ों कर दी गई है। मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन तैयार किया, जो 500 करोड़ रुपये निवेश द्वारा 3 वर्ष की अवधि में क्लस्टर दृष्टिकोण में विविध और लाभकारी आजीविका को बढ़ावा देकर 1.5 लाख से अधिक आदिवासी परिवारों की आय स्तर और रहने की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष आदिवासी विकास पहल है। 2024-25 के दौरान मेरी सरकार ने 2,400 ओबीसी लड़कों लड़कियों को उनकी उच्च शिक्षा में मदद करने के लिए छात्रावास बनाने का प्रस्ताव दिया है और 10,000 ओबीसी लड़कों और लड़कियों को स्कूल स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए 151 करोड़ की राशि से छात्रावास बनाने का प्रस्ताव दिया है। मेरी सरकार ने 2024-25 के दौरान राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए प्रत्येक इकाई पर 30 लाख रुपये के दर से 50 बहुउद्देशीय सामुदायिक स्वास्थ्य सांस्कृतिक केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखी है। मेरी सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 को अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता के लिए एक व्यापक और सशक्त ढांचे के माध्यम से लागू करने के लिए मो जंगल जमी योजना लॉन्च की है। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए IOTLP+ कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों के अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्वप्रबंधित और टिकाऊ दोहन को बढ़ावा देने और फॉर्म और गैर फॉर्म उद्योग विकास के माध्यम से गरीब आदिवासी परिवारों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा में अस्थायी और पर्याप्त सुधार हो। मेरी सरकार सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, दिव्यांग व्यक्तियों, निराश्रित और विधवा, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर, एड्स के प्रभावित व्यक्तियों, कुष्ठ रोगियों से ठीक हुए व्यक्तियों, भिखारियों और मादक द्रव्यों के शिकार जैसे कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 53.9 लाख व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की गई है, जो देश के सभी राज्यों में जनसंख्या के कवरेज का उच्चतम प्रतिशत है। मेरी सरकार ने निराश्रित, परित्यक्त, तलाकशुदा महिलाओं, अनाथ बच्चों और विधवाओं जो कि कोविड-19 से पीड़ित थे के पक्ष में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत पेंशन का भी प्रावधान किया है। 6,815 दिव्यांग छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में श्रवण व्यक्तियों के लिए बाधितों के लिए 104 विशेष विद्यालय और 1 कॉलेज चल रहे हैं। +3 से ऊपर के दिव्यांग छात्रों को मुफ्त
लैपटॉप वितरित किए जा रहा है। 29,233 दिव्यांग छात्रों को वाणीश्री छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। थेरेपी केंद्रों और हाफवे होम्स के माध्यम से 5,092 शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 3,349 PWD SCG का गठन किया गया। वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क भोजन, वस्त्र, उच्च गुणवत्ता वाली आवासीय सहायता और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने तो प्रदेश के सभी जिलों में 83 वृद्धा आश्रम कार्य कर रहे हैं। उड़ीसा प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम स्थापित करने वाले देश के पहले कुछ राज्यों में से एक है। वृद्धावस्था और निराश्रित व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के आवासीय समर्थन और पुनर्वास के पहले चरण में 10 जिलों में एकीकृत सामाजिक सुरक्षा और संरचना परिसरों को शुरू किया गया। इन केंद्रों को 5T पहल के तहत उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। भिखारियों और निराश्रितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए सहाय योजना क्रियान्वित की जा रही है। माहौल में उल्लेखनीय सुधार के लिए कई उपाय किए हैं और सभी सुधारों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार ने राज्य में एक मजबूत, आकर्षक और औद्योगिक इकोसिस्टम सुनिश्चित करने के लिए कई अन्य सुधार भी लागू किए हैं। मेरी सरकार ने व्यवसाय और नागरिकों दोनों को प्रभावित करने वाले 1,767 अनुपालनों को संबोधित करके नियामक अनुपालन बोझ में महत्वपूर्ण गिरावट हासिल की है। मेरी सरकार एक नई श्रम संहिता को अपनाने के लिए भी प्रयास कर रही है, जो बोझिल दंड प्रावधानों को खत्म कर देगी। मेरी सरकार सिंगल विंडो समितियों द्वारा यथाशीघ्र स्वीकृत परियोजनाओं का शिलान्यास और समर्पण सुनिश्चित करने की उत्सुक है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान मेरी सरकार द्वारा 3,629.16 करोड़ के निवेश और 9,205 कर्मियों की रोजगार क्षमता वाली 21 कंपनियों के पूर्व परियोजना को समर्पण और नए उद्यमों का शिलान्यास किया गया है। जिला स्तर पर कार्यरत जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां निवेश प्रोत्साहन के लिए उत्प्रेरक के रूप में निवेश सुविधा तंत्र को मजबूत और सुव्यवस्थित करने और क्षेत्र में समग्र निवेश माहौल को बढ़ाने के लिए मेरी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। उड़ीसा अब निवेश के सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में महाराष्ट्र से आगे निकल गया है। गो स्विफ्ट उड़ीसा की व्यापक एंड-टू-एंड सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली देश में अपनी तरह की प्रणाली के साथ अनुकरणीय बेंचमार्क है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के उपयुक्त स्थानों पर 12,061.34 एकड़ भूमि के साथ 128 औद्योगिक स्टेट क्षेत्र विकसित किए गए। प्रदेश में औद्योगिक और सामाजिक संरचना परियोजना के लिए निवेश आकर्षित करने, उद्योगों के विकास होती उपयुक्त भूमि की आगामी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औद्योगिक निवेश के लिए 73,532.79 एकड़ भूमि बैंक बनाया गया है। राज्य के सभी जिलों में 30 बहु उत्पाद MSMI पार्क, 4 सेक्टर विशिष्ट पार्कों का विकास जैसे डरास्ट में सी फूड पार्क, इन्फोली में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पार्क, अनुगुलन में एल्युमिनियम पार्क और पारादीप में प्लास्टिक पार्क राज्य में औद्योगिक सुविधा और निवेश बढ़ाने के लिए चंद्रका और गोडा काशीपुर भुवनेश्वर में 2 IITs एंड JEZ विकसित किए गए। मेरी सरकार पारादीप में एक PCPIR पेट्रोलियम रसायन पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र विकसित कर रही है और कलिंगा नगर में स्टील कम्प्लेक्स को NIMS राष्ट्रीय निवेश विनिमय क्षेत्र के रूप में विकसित करने का भी प्रस्ताव कर रही है। ढेकनाल और झारसुगड़ा में इटको टावर्स के साथ मेरी सरकार MSMI स्टार्टअप IT और ITS इकाइयों को जगह और मौजूद उपयोग के लिए कार्यस्थल प्रदान करने के लिए 8 IDCO टावर्स एवं 4 IT टावरों को विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए सिग्नेचर टावरों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव कर रही है। मेरी सरकार ने NH 16 पर उड़ीसा स्टेट ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर 10 जिलों को कवर करने वाली बीजू एक्सप्रेस के साथ बीजू इकोनॉमिक कॉरिडोर और 6 जिलों को कवर करते हुए खुर्दा से झारसुगड़ा तक उड़ीसा स्टेट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू किया है। गोपालपुर में एक यूटिलिटी कॉरिडोर के विकास का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसका उपयोग विभिन्न तरल और गैस उत्पादकों को संभालने के लिए टाटा स्टील SG से गोपालपुर बंदरगाह तक पाइपलाइन बिछाने के लिए किया जाएगा। महिला कार्यबल पर ध्यान केंद्रित करते हुए श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपाय के रूप में औद्योगिक श्रमिकों को रहने की सुविधा के लिए राज्य के विभिन्न संभावित औद्योगिक संबंधाओं में 13 श्रमिक छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है।
अपने विजन 2025 के साथ आगे बढ़ते हुए मेरी सरकार ने 5 मौजूदा औद्योगिक एस्टेट को अपग्रेड करने, 5 सर्वश्रेष्ठ नए औद्योगिक क्लस्टर और मेटल डाउनस्ट्रीम पार्क विकसित करने, गोपालपुर बंदरगाह से टाटा सेज गोपालपुर तक तेल, गैस और पानी की आपूर्ति आदि के लिए उपयुक्ता कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है और पारादीप में PCPIR क्षेत्र में औद्योगिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए 30 MLD गहरे समुद्र डिस्चार्ज पाइपलाइन के साथ 10 MLD क्षमता का सामान्य प्रवाह उपचार संयंत्र विकसित की है। पर्यावरण सुरक्षा को मार्गदर्शी सिद्धांतों के रूप में अपनाते हुए एक औद्योगिक माहौल की स्थापना हेतु मेरी सरकार भविष्य में उच्चाभिलाषी युवा और महिलाओं को पर्याप्त अवसर प्रदान करने का उद्देश्य लेकर एक नई औद्योगिक विकसित उड़ीसा की आकांक्षा रखता है। मेरी सरकार ने 1999 के सुपर साइक्लोन से सीख लेकर पिछले 2 दशकों के दौरान आपदा प्रबंधन और प्रमोशन में एक लंबा सफर तय किया है। मेरी सरकार का शून्य हताहत का मॉडल अब राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर उड़ीसा मॉडल के रूप में जाना और अनुकरण किया जाता है। यह प्रभावी सामुदायिक स्तरीय चेतावनी प्रसार तंत्र, बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रयों के निर्माण और संचालन, प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली के लगातार प्रयासों के कारण हुआ है। मेरी सरकार ने सभी प्रकार की आपदाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है, चाहे वह अगस्त 2023 के दौरान भारी बारिश हो, बाढ़ हो, चक्रपात मियाचुंग, बानगा ट्रेन त्रासदी, गर्मी की लहर, बिजली, आग दुर्घटनाएं, ओलावृष्टि, बवंडर, सांप का काटना, डूबना और नाव पलटना हो। मेरी सरकार ने आपदा प्रबंधन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कुछ परिवर्तनकारी सर्वोत्तम प्रथाएं लागू की है। राष्ट्रीय चक्रपात जोखिम शमन परियोजना के तहत हमारे राज्य में 6 तटीय जिलों बालेश्वर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी और गंजाम में प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली काम कर रही है। यह परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। गोपालपुर और पारादीप में डॉपलर मौसम रडार अब पूरी तरह से कार्य कर रहा है, जो IMD को वास्तविक समय के आधार पर सटीकता के साथ मौसम और अन्य संबंधित जानकारी की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। राज्य में कुल मिलाकर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई। मेरी सरकार की परिचालन और प्रशासनिक प्रतिक्रिया के कारण राज्य में वामपंथी उग्रवाद गतिविधियों में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई है। पुलिस कार्रवाई में 42 माओवादी कैडर मारे गए, 145 गिरफ्तार किए गए और 63 ने समय पर प्रभावी कार्रवाई के साथ आत्मसमर्पण कर दिया गया। इसके अलावा माओवादी विरोधी अभियान के दौरान 162 बंदूकें, 480 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस और भरी मात्रा में अन्य सामान बरामद किए गए। सुरक्षाकर्मियों की सक्रिय प्रतिक्रिया के कारण वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 21 से घटकर अब 10 रह गई है। कभी वामपंथी उग्रवाद का गढ़ रहे मलकानगिरी जिले के स्वाभिमान अंचल में ऑपरेशन घर वापसी के तहत 3200 से अधिक मलेशिया और समर्थक सामाजिक मुख्यधारा में वापस लौट आए हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान मेरी सरकार ने राज्य पुलिस बल की क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न रैंकों में 5577 पद सृजित किए हैं। इस प्रकार इस अवधि के दौरान 66 पुलिस थाने, 2 चौकियां और 2 SDPO कार्यालय बनाए गए और विभिन्न रैंकों में 6440 पद भरे गए। उड़ीसा भारत की सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के उन्नत अनुमान 2022-23 के अनुसार आर्थिक विकास के मामले में उड़ीसा का पोस्ट कोविड विकास पुनरुद्धार काफ़ी अनुकरणीय है। 2012-13 से 2022-23 तक यही की अवधि के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था में 2011-12 की कीमतों पर 6.47% की वार्षिक औसत वृद्धि दर देखी गई, जो भारतीय वार्षिक औसत विकास दर 5.59 से अधिक है। अग्रिम अनुमान के अनुसार उड़ीसा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था 2011-12 की कीमतों पर 2022-23 AE में 7.8% की वृद्धि कर दर दर्ज की है, जो 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.0% से अधिक है। 2011-12 की कीमतों पर 2022-23 AE के दौरान राज्य के कृषि और संबंध क्षेत्रों के विकास दर में 6% की वृद्धि हुई है।
जबकि राज्य के उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में क्रमशः 6.1 और 8.8% की वृद्धि दर हासिल की गई है। प्रति व्यक्ति मौजूद कीमतों पर उड़ीसा में आय 2022-23 एई में 16.9% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा उड़ीसा की बेरोजगारी दर वृद्धि 2017-18 में 7.1% से घटकर 2019-20 में 6.2% हो गई है। क्रिटिकल गैप फंड फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लान के तहत 30 जिलों के लिए 42 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसका उद्देश्य शून्य कनेक्टिविटी क्षेत्र, स्वास्थ्य और पेयजल आदि पर विशेष जोर देने के साथ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। 2023-24 के लिए 42 करोड़ का आवंटन उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 30 जिलों को दिया गया है। मेरी सरकार ने सिंचाई, अंतर जिला सड़कों के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण और रख रखाव, महत्वपूर्ण आरडी सड़कें, पेयजल आपूर्ति, ST/SC स्कूल भवन, छात्रावासों के विकास के लिए 2017-18 से राज्य संसाधनों में से 133 करोड़ प्रति वर्ष के प्रति व्यय के KBK जिलों के बुनियादी ढांचा विकास निधि योजना शुरू की है। 2023-24 तक ऐसे कार्यों को रोकने के लिए विभिन्न संबंधित विभागों को 820.56 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और योजना के तहत 2023-24 के बजट में 123 करोड़ रुपया रखे गए हैं। मलकानगिरी जिले के चित्रकोंडा ब्लॉक के पूर्ववर्ती 151 कटे हुए गांव के विकास के लिए 2018-19 के दौरान सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और उत्थान सेतु योजना शुरू की गई है, जिसे स्वाभिमान अंचल कहा जाता है। अब तक सेतु के तहत आजीविका, कनेक्टिविटी, विद्युतीकरण, कृषि और मत्स्य पालन, आवास, शैक्षणिक बुनियाद ढांचे और नदी लिफ्ट सिंचाई परियोजना के क्षेत्र में परियोजना शुरू करने के लिए 292 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। मेरी सरकार ने पश्चिम उड़ीसा विकास परिषद को वित्तीय सहायता 2020-21 में 100 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपया 2023-24 के लिए कर दी है। मेरी सरकार ने राज्य सरकार के अधीन विभिन्न पदों एवं सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा शुल्क माफ़ कर दिया है, जिससे सामान्य पृष्ठभूमि के गरीब युवा अभ्यर्थी लाभ होंगे। उन्हें राज्य की भर्ती परीक्षाओं में अधिक संख्या में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त होगा। भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए समान योग्यता वाले विभिन्न पदों एवं सेवाओं के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा नियम बनाए गए, जिससे आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं की संख्या कम हो जाएगी। अब सभी उम्मीदवार संयुक्त भर्ती परीक्षा में उस पद या सेवा का विकल्प चुनेंगे जिसके लिए वे अपने आवेदन में दर्शाए गए वरीयता क्रम में विचार करना चाहते हैं, या उनके लिए भर्ती प्रक्रिया को आसान और परेशानी मुक्त बना देगा, परीक्षा संबंधी खर्चों को कम करेगा और साथ ही साथ उनका कीमती समय बचाएगा। पिछले 5 वर्ष के दौरान उड़ीसा लोक सेवा आयोग ने 15,096 उम्मीदवारों की सिफारिश की है। उड़ीसा कर्मचारी चयन आयोग ने 12,988 उम्मीदवारों की सिफारिश की है। उड़ीसा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग ने 18,902 उम्मीदवारों की सिफारिश मेरी सरकार के विभिन्न विभागों और जिला कार्यालयों में नियुक्त हेतु भेजा है। ई ऑफिस एप्लीकेशन के माध्यम से ऑफिस ऑटोमेशन को 1,000 से अधिक सरकारी प्रतिष्ठानों में लागू किया गया। सरकारी कर्मचारियों से सेवा संबंधी मामले को सरल बनाने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। तिमाही प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए क्वार्टर प्रबंधन प्रणाली 2.0 शुरू की गई है। मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली ने माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय और राज्य शिक्षा न्यायाधिकरण के अदालती मामलों के में कुशल प्रबंधन की सुविधा प्रदान की है। मेरी सरकार ने मोह सरकार पहल शुरू की है, जिसने उड़ीसा में सार्वजनिक सेवा वितरण की रूपरेखा बदल दी है। एक ठोस शासन तंत्र के साथ प्रौद्योगिकी ने मेरी सरकार को इसके माध्यम से परिवर्तनकारी परिणाम देने में सक्षम बनाया है। सार्वजनिक सेवा वितरण पर लोगों की प्रतिक्रिया बनी है। शासन लोगों पर केंद्रित है। इसने चिंता के क्षेत्रों की पहचान करने और सरकारी सेवा वितरण तंत्र की प्रभावकारिता में सुधार करने एवं समर्पित सार्वजनिक कल्याण की और शासन को फिर से स्थापित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में मदद की है। इससे प्रभावी, पारदर्शी संस्थान को जवाबदेह और विकसित करने के समावेशी विकास को लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिली है। मेरी सरकार ने
चक भूमि के विखंडन पर पहले लगाए गए प्रतिबंधों को रद्द कर दिया गया ताकि किराएदार बट्टेदार जरूरत के समय कृषि भूमि के अपने संबंधित हिस्से को लेनदान कर सके। चक भूमि के लेन देन जो उड़ीसा जोत समकेन और भूमि विखंडन अधिनियम उड़ीसा कॉन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एंड प्रिवेक्शन और प्रिजर्वेशन ऑफ लैंड एक्ट 1972 की धारा 34 के उल्लंघन में किए गए थे, जहां कलेक्टर द्वारा बेदखली नहीं की गई है और मामले मान्य है। मालिकाना स्वत्व परिवर्तन के लिए उत्परिवर्तन की कार्रवाई अब शुरू की जा सकती है। राज्य भर में एकरूपता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मेरी सरकार ने बाजार मूल्य के 1% की दर से रूपांतरित शुल्क को संशोधित किया, जो राज्य के विभिन्न स्थानों पर कृषि भूमि के प्रति एकड़ रूपांतर के लिए देय होगा। उड़ीसा भूमि सुधार संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से OLOR अधिनियम 1960 की धारा 8A की धारा 2 में संशोधन कर कृषि के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा। वसुंधरा योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य वास भूमि रहित व्यक्तियों को 4 डेसिमल तक की शासकीय भूमि का निःशुल्क बंदोबस्ती प्रीमियम आधार पर की जा रही है। वसुंधरा योजना के तहत वास भूमि रहित व्यक्तियों की पहचान करने के लिए 2018-19 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अनुसार अब तक 55,128 लाभार्थियों को वास भूमि का आवंटित किया गया है। मेरी सरकार ने 28 नवंबर को आम बैंक योजना शुरू की है। 2023 ग्राहक सेवा पॉइंट प्लस आउटलेट की स्थापना के माध्यम से सभी 4,373 गैर बैंक सुविधा वाले ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवा प्रदान करने की एक अनूठी पहल। प्रथम चरण में 750 CSP प्लस आउटलेट्स का उद्घाटन किया गया। यह ऐतिहासिक और अग्रणी CPC प्लस मॉडल मेरी सरकार द्वारा राज्य के लोगों के लिए वास्तव में समावेशी और सशक्त पहल देश के बाकी हिस्सों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन जाएगा। केयर एज द्वारा राज्य बैंक रैंकिंग 2003 के पहले संस्करण के अनुसार राजकोषीय प्रबंधन में उड़ीसा बड़े राज्यों में शीर्ष पर है। राजस्व और राजकोषीय घाटे पर बेहतर स्कोर और स्वस्थ ऋण प्रबंधन संकेतकों ने उड़ीसा को राज्य रैंकिंग रिपोर्ट में राजकीय श्रेणी में शीर्ष रैंक पर पहुंचा दिया है। मेरी सरकार ने राजकोषीय रणनीति रिपोर्ट, राजकोषीय जोखिम निवारण, SGD बजट और सार्वजनिक ऋण परिस्थिति पत्र वार्षिक 2022-23 के साथ नए खुलासे लाए हैं, जिससे उड़ीसा बजट पारदर्शिता और प्रकटीकरण में अग्रणी बन गया है। यदि कोई हो उड़ीसा देश का एकमात्र राज्य बन गया जिसके पास भविष्य में राजस्व की कमी से बचाव के लिए बजट स्थिरीकरण कोष है। सरकारी वित्तीय प्रणाली और प्रक्रियाओं में सरलता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने उड़ीसा सामान्य वित्तीय नियमों OGFR का व्यापक संशोधन किया, जिसे आखिरी बार 2000 में संशोधित किया गया था। संशोधित उड़ीसा सामान्य वित्तीय नियम 2023 का 13 सितंबर 2023 से लागू हो गया। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनुदान प्राप्त संस्थानों और क्रियान्वयन एजेंसियों के पक्ष में धन के आवंटन के लिए मौजूद धन प्रवाह तंत्र में कमियों को दूर करने के लिए मेरी सरकार ने IFMS में जस्ट इन टाइम फंडिंग प्रणाली JIPS के तहत एक वैकल्पिक धन प्रवाह तंत्र का आरंभिक प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आवंटित धन की किसी प्रकार की फ्लोटिंग अथवा पार्किंग से बचने के लिए असुरक्षित प्रक्रिया के माध्यम से समय पर धन निकाला जाता है। IFMS में यह नई कार्यक्षमता किसी भी बाजार के लिए समकक्ष रिटर्न अर्जित किए बिना वाणिज्यिक बैंक खातों में जमा होने वाली योजना निधि से संबंधित निष्क्रिय नकदी से मौजूद प्रथा को समाप्त कर देगी। मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि जनता तक विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध हो और जनसंपर्क के उच्चतम स्तर को बनाए रखना सुशासन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारे लोगों तक समय पर सूचना पहुंचाने के लिए व्यवस्थित योजना, संग्रह, संगठन, भंडारण की आवश्यकता होती है। मेरी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से जनता तक उपयोगी जानकारी पहुंचा रही है। सूचना प्रसार के माध्यम से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे जनरल समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, ऑडियो, वीडियो, संदेश, क्लिप, फ़ोन, मोबाइल और इंटरनेट जैसी प्रौद्योगिकियाँ जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने में नियमित आधार पर लोगों तक